पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह होती है तो कुंजे खुशगुमानी में कहीं, सुबह होती है तो कुंजे खुशगुमानी में कहीं फेंक दी जाती है शब्बर की स्याही बांधकर। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, तकरीम और ताज़ीम भरा सलाम कबूल करें। और आज भी हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए सुबह सुबह यही उम्मीद, आरजू और दुआ कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। प्रोग्राम की एक और नशिस्त, एक और शुमारे को लेकर हम मुकर्ररा वक्त पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा काजी मोहम्मद अमार और मेरे लिए खुशी की बात, बहुत मुद्दत बाद प्रोग्राम में मेरे साथ नाजिमा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्या हाल है? आप ठीक है? अल्लाह का लाख ठीक है? सब ठीक। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी मुद्दत में आपको कभी लगा था कि फिर से आपको मेरे साथ प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा? इस पे मैं तफसीलन जरा बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, लेकिन उससे पहले जरा मैं एक्साइटमेंट में सलाम करना भूल जाऊँ अगर तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत बसत सलामत होंगे। जैसे हमारे अभी फरमा रहे थे कि आज बहुत वक्त के बाद ये मौका मिला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच, लेकिन उम्मीद थी और ऐसा जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। और ऐसा हुआ न सिर्फ आपके साथ, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि सबके साथ मैं एक मरतबा फिर से प्रोग्राम करूँ क्योंकि बहुत अच्छी यादें रही हैं माजी की। और बिलखसूस मैं अपनी बात अच्छा काम किया है हमने, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं जाती तौर अपनी बात करूँ, मेरे लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैंने बहुत कुछ सीखा आप हजरात से। जब मैं आई थी तो ये सीट मेरे लिए छना बनांस दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है पेट से होके जाता है, वैसे ही कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता जो है वो ये सीट जाती है। नहीं, वो और स्टोरी सबकी सेम ही है। हमारे लिए भी, हम भी जब यहाँ बैठते थे तो बहुत कुछ अपने सीनियर एंकर से सीखने को मिला। खैर मैं प्रोग्राम के लिए जब उठा सुबह नींद से और यहाँ की तरफ आने लगा तो एक बात मेरे जहन में थी कि जब इरादा कोई नहीं होता, कोई मंसूबा आपके जहन में नहीं होता, तो फिर ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये आपको छोड़ता नहीं है। बिस्तर ची हरारत ईशन त्रावान कहें बे इंसान दपान कि वंदे तमिस वतनस नेरनस, मगर ये इंसानस का मनसूबा कह इरादा जहनस मज, सह इरादे पत सह ड्राइविंग फोर्स बना इंसानस सह थोद इत कन अगर प्रोग्राम ची कत करो यूजुअल डेज में जब ड्यूटी नहीं होती तो सुबह उठने की टाइमिंग कोई डिफाइन नहीं, 10 मिनट उधर इधर हो जाता है और घर वालों की डांट कि जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट करो वगैरह। लेकिन जब प्रोग्राम में आना होता है, जब हमारी ड्यूटी होती है, तो अलार्म भी अगर हम सेट न करें तो खुद ब खुद आंख खुल जाती है और इंसान भाग जाता है। आप अपनी नींद की बात कर रहे हैं, मैं अपनी जाती तौर बात करूं, मुझे नींद नहीं आती जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है, इस खदशे में कि कहीं नींद ना आ जाए और कहीं लेट न हो जाए। ये कल ना प्रोग्राम
काल गनीम यह काल गनीम हिंदी मोहब्बत यह मोहब्बत को यह पैकेज है तुंदिस खिदमत मज हाजिर सपदा तो पत कत बात तरान तो रूबरू तनावान पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान से खैर तह करो आज मगर तुम इंतजार सुबह सुबह अपडेटन आज वारिया कल अपडेट्स खबर तो तगना तम फिर कोशिश करो अगर थोड़ा सा और योर गस वरनस मज तम खतर माजरत खा गए। अच्छा नाज़रीन वनकन लाइव टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस और बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि आज मौसम खुशगवार बना रहेगा। श्रीनगर में 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में 23 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। अच्छा नाज़रीन अक्सर चीज गमार कि इस प्रेडिक्शन वातना नाज़रीन तम पत अगर सो प्रेडिक्शन पूर गसान बहुत से ऐसे हजरात है तम वन तुम सुबह क्या वन तथ क्या गो सोनम लोड एग्जैक्टली तो सह पान वन कि महकमा मौसमियात वन तम पान वन कि वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और जाहिर सी बात है करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है लेकिन हमारा काम है आप तक वो पेशन गोई पहुंचाना ताकि ये जो पल पल बदलते हालात है बिलखसूस मौसम के तैयार रहे। एग्जैक्टली और मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में बताया गया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी वत तथ पे आज लॉकटन सवेर गार्डन दुश्मनी वतो पकनुक इजाजत दिन यानी दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। गाड़ियों को छोटी गाड़ियों को यम बज माल बरदार गाड़ी तिमन उधमपुर पे श्रीनगर इन खतर इजाजत दिन तो SSG रोडस पे सिर्फ आज अकि तरफ ट्रैफिक यल त्रावन यानी आज यन गाड़ करगिल पे श्रीनगर कुन तो खास ख्याल थवन मौसम क्या तप स्लिप थी इसलिए ख्याल रखिएगा कि सफर शुरू करने से कबल ही आपने ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर कायम करना है। नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर है। बहुत शुक्रिया नाज़मा। और जैसा कि हम जानते हैं अगर यहाँ की आला तालीमी निज़ाम को हम देखें आला तालीमी निज़ाम के ढांचे को देखें तो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की सतह पर ऐसी पेशरफ्त हुई है कि इस ढांचे को हम जो है मजबूत बनाएं मुस्तहकम बनाएं और इसको मुस्तहकम बनाने में कुछ आला तालीमी इदारों का क़याम यहाँ पे अमल में लाया गया और जिनका एक रोल है कंट्रीब्यूशन है यहाँ के नौजवानों को एक राह दिखाने में उनके मुस्तकबिल को महफूज करने में और वैसा ही एक इदारा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर है। अब उस इदारे पे जो भी उस मनसब पे फाइज होता है डायरेक्टर की मनसब पे फाइज होता है तो उनका यही इरादा रहता है कि अपने टेन्योर में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करें स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाएं सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाएं और जितना हमारे बस में है इख्तियार में है उतनी सहूलत जो है स्टूडेंट्स को बहम रखें ताकि वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकें और जो मुस्तकबिल की फ्यूचरिस्टिक जिन्हें हम नीड्स कहते हैं एजुकेशन के हवाले से तालीम के हवाले से वो भी पूरी हो जाए। ऐसी ही एक मुतहरिक और अहल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सहगल साहब आज हमारे गेस्ट हैं। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग JNK के सभी दर्शकों को मेरा आदाब नमस्कार। आदाब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया क्योंकि प्रोग्राम जो आपके टेन्योर का मतलब इब्तिदाई मराहिल जो थे तब भी हमने बात की थी कि आपके क्या प्लान्स हैं किस तरह से आप उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्या कुछ करना चाहते हैं NIT के अपलिफ्टमेंट के लिए NIT के फेस लिफ्ट के लिए। अब चूंकि अब हम इख्तितामी मराहिल में आ गए हैं तो इन इख्तितामी मराहिल में कितना कुछ अचीव किया कितना कुछ अकम्प्लिश हमने किया तो उस बात पे ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कश्मीर में आप किसी महफिल में जाएं किसी मजलिस में जाएं तो कुछ न कुछ ऑन ऑफर होता है क्योंकि हम बहुत मेहमान नवाज हैं। अब मौसीकी के तो सब शौकीन होते हैं आप भी कश्मीरी मौसीकी आपने इन सालों में सुनी होगी तो हमने कश्मीरी मौसीकी का ही एक नगमा बतौर सौगात आपके लिए रखा है। पहले वो नगमा देख लेते हैं फिर बातचीत करते हैं। ठीक है जी। नाज़रीन मोहतरम इशद इस्लाम करा मौसीकी सशुर मौसीकी जाहिदा तरन्नुम जीने आवाज़ मज़ी खूबसूरत कशुर बात तम पत करो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू तो रिजूशा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ फिर ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं यू आर ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। इस खूबसूरत से नगमे के बाद आपका फिर से एक बार इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश सहगल साहब से, जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। सर, आपके लिए और अपने नाज़रीन के लिए ये बतौर सौगात हमने एक कश्मीरी मौसीकी का नगमा पेश किया। उम्मीद है आपको पसंद आया। ये बहुत ही खूबसूरत था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, लैंग्वेज तो शायद आपने अंडरस्टैंड नहीं की होगी, नहीं समझ में आया, लेकिन इसका म्यूजिक खुद में एक लैंग्वेज है जो कि आपके दिलों को छू जाती है। खैर, थोड़ा सा अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी बचपन, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा बताएं। आप बता चुके हैं वैसे भी, लेकिन आप जानते हैं कि नाजरीन जो हैं नए नए जुड़ जाते हैं दिन ब दिन हमारे साथ, तो उनकी आगाही के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा अपना ज़ाती तारुफ, उसके बाद हम आपकी जो डायरेक्टर टर्न थी NIT में उसका। जी, मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से ताल्लुक रखता हूँ। क्या बात है, कुल्लू मनाली? हाँ जी, कुल्लू मनाली से। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जो इनिशियल मेरी एजुकेशन है वो कुल्लू में हुई है जी। मैं प्री इंजीनियरिंग तक कुल्लू कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद मैंने 2 साल HPPWD में मैंने बतौर असिस्टेंट इंजीनियर काम किया। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन REC हमीरपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक REC था, 1988 में मैंने वहाँ बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं IIT दिल्ली में MTech करने के लिए गया और वहीं से फिर मैंने PhD की और फिर बाद में पोस्ट डॉक्टरेट की, नौकरी में रहते हुए ही। और आज करीब 36 वर्ष तक मैंने जॉब की है टोटल कुल मिलाकर के, जिसमें से 34 साल मैंने टीचिंग, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने काम किया है। 2014 से लेकर के 2017 तक मैं हिमाचल में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर था, जिसको कि नए सिरे से मैंने जिसको डेवलप किया। वो एक नया कॉलेज था, उसको मैंने 3 साल में डेवलप करके उसमें 5 BTech के प्रोग्राम और MBA शुरू करके वहां से 2017 में मैं वापस आया। उसके बाद फिर 2017 नवंबर में मुझे NIT श्रीनगर में बतौर डायरेक्टर की जिम्मेवारी दी गई। और ये अपना जो मेरा कार्यकाल है, इसको मैंने 8 नवंबर अभी 2022 को मैंने कंप्लीट किया। और लेकिन अभी लास्ट वीक मुझे मिनिस्ट्री ने 6 महीने की और यहाँ पे एक्सटेंशन दी है, रहने के लिए बोला है। जी, आप एक बहुत खूबसूरत इलाके से ताल्लुक रखते हैं, खूबसूरत जगह में आपका जन्म हुआ है और फिर खूबसूरत इलाके की डायरेक्टर भी मैं यही कहने वाली थी। तो बताइएगा क्या सिमिलैरिटीज आपको लगी, और प्लस कश्मीर में इतना वक्त आपने गुजारा, किस नजर से देखते हैं कश्मीर को? क्या देखा राकेश साहब ने कश्मीर में?
मेरे लिए तो ये जो पीरियड है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत रहा। अगर टोपोग्राफी की या उसकी बात करें तो हिमाचल और कश्मीर बहुत सिमिलर है, क्योंकि कुल्लू भी वैसा ही है। और यहाँ पे मेरा पहले भी आना जाना होता था। मैं बतौर एग्जामिनर यहाँ पे कई बार पीएचडी या एमटेक के वाइवा के लिए यहाँ पे आया करता था। तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगती थी। और कहीं ना कहीं मन में ये एक था कि शायद कभी मुझे, अगर खुदा ने, ऊपर वाले ने मुझे कभी ऐसा मौका दिया तो मैं जाके वहाँ पे लोगों की खिदमत करना चाहूंगा। अगर जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में मैं देना चाहूंगा, क्योंकि स्टेट को तो मैंने, स्टेट का जो मेरे ऊपर एक कर्ज था जिसको मैं मानता हूं कि मैं हिमाचल का हूं और हिमाचल सरकार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसी तरह से क्योंकि मैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूं, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि किसी ना किसी में एनआईटी में जाकर के अपनी सेवाएं दूं और जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं वहां के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दूं। तो उसकी ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि उस समय थोड़े से यहाँ पे 2017 में थोड़े हालात उतने ठीक नहीं थे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी था एक घर वालों की तरफ से, लेकिन फिर किसी तरीके से मैंने उनको भी मना लिया और उन्होंने भी मुझे इसमें बहुत सहयोग किया। खासकर मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उन्होंने जो कुछ वक्त मेरे बिना वहां पे गुजारा है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जी। और ये तो फैमिली के सपोर्ट के बिना ये चीजें नहीं होती। और आपने जैसे कहा कि हालात जरा नामसाइद थे, इन्हीं हालात में एक इंडिविजुअल के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है और उसके रियल इरादे और हौसले का इम्तिहान होता है। मुझे लगता है कि जैसे कुल्लू की बात आपने कही और कश्मीर की बात कही, दोनों टूरिज्म ड्रिवन स्टेट्स हैं जहाँ पे सयाह आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर जो जो वक्त गुजरता है टूरिज्म एक्टिविटीज़ फ़रोग पाती हैं तो थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट जो है आ जाता है और एनवायरनमेंट ज़रा पोल्यूट हो जाता है, या अगर हम ख्याल ना रखें तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि कुल्लू में अभी भी वो अपने एनवायरनमेंट के तई जो एक इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए, हसास होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, वो है, और यहाँ कितने लोग हसास हैं? मुझे लगता है बहुत ज्यादा टूरिज्म भी किसी जगह में हो जाए तो वो उस इलाके को थोड़ा एनवायरमेंटली वो डिग्रेड करता है। यही हालात कुल्लू और मनाली में भी हुए हैं। मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सर्दियों में दिसंबर में वहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता था, बर्फबारी होती थी, बहुत बगीचे थे, बहुत खुशनुमा माहौल होता था, बहुत ही मार्च के महीने में पेड़ों पे बड़े रंग बिरंगे फूल लगते थे। मुझे अभी भी वो याद है जब हम पैदल स्कूल को जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ने से, होटल्स बनने से, लोगों के बाहर से आकर के वहां बसने में कुछ पेड़ कटे, कुछ बगीचे भी कटे और वहां पे मकान बने, उससे वातावरण थोड़ा सा खराब हुआ है। आज अगर हम मनाली को देखें तो मनाली नो डाउट वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। इतने होटल्स और इतने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स वहां पे आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है। जबकि हिमाचल ने 6-7 साल पहले से पॉलीथीन बिल्कुल बैन कर दिया है। वहां पे हिमाचल एक पहली स्टेट थी जहां पे सरकार ने एक डिसीजन लेकर के पॉलीथीन बैग बैन किया था, स्मोकिंग के ऊपर बैन लगाया था। देयर वर हैवी लाइक पेनल्टीज ऑन दैट। जो डिफॉल्टर्स थे उनके ऊपर बड़ी हैवी पेनल्टीज लगाई जाती थी, तो उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। और ये टोपोग्राफिकली ये और वो दोनों सेम है। यहाँ पे भी क्योंकि टूरिस्ट इनफ्लक्स पिछले 2 साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, उससे ठीक है, रोजगार मिलता है लोगों को, ये तो रेवेन्यू जनरेशन होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लोग खुशहाल। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। इसको देखते हुए हमने अब एक डिसीजन लिया है कि हम एटलीस्ट एनआईटी कैंपस में हम लोग टोटली पॉलिथीन को बैन करेंगे और इस तरीके से हम लोग पहले अपने घर से ही हम लोग शुरू करेंगे। सही, एनआईटी की बात हम करेंगे। और चूंकि अभी आपने खुद ही जिक्र किया एनआईटी में आपका कोई ऐसा ख्याल है कि आप पॉलिथीन वगैरह बैन करेंगे। हमने राकेश साहब को डल लेक में भी कई मरतबा देखा सफाई करते हुए, तो उस पर थोड़ा सा मुख्तसरन आप अगर कुछ रोशनी डालें कि क्या कुछ इकदाम उठा रहे हैं? हाँ जी, ये एलसीएमए की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम है
कि वो हर साल ऐसा एक अभियान चलाते हैं जिसमें डल की वो सफाई करते हैं। इसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए वो अलग अलग दायरों से लोगों को बुलाते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि लोग इंस्पायर हो सके। और क्योंकि मेरा जो रेजिडेंस है वो बिल्कुल डल के किनारे है, एनआईटी कैंपस में, तो मैं वहां से देखता हूं रोज सुबह सुबह नाव लेकर के लोग जाते हैं और जो एल्गी वगैरह है उसको निकाल करके वो उसकी सफाई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें कोई साइंटिफिक तरीका इसको सफाई के लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। एक तरफ से साफ करते हैं, दूसरी तरफ से फिर इसकी ग्रोथ हो जाता है। तो ये क्योंकि डल लेक एक बहुत बड़ी लेक है, मुझे जैसा पता है कि इसका करीब 35-37 किलोमीटर का इसका दायरा है। तो ये और मुझे लगता है कश्मीर की खूबसूरती में इसका बहुत बड़ा योगदान है और इसको हमें हर तरीके से बचाव करना है। नो डाउट कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें कोई और साइंटिफिक तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम तेजी से हम इसको अंजाम दिया जाए। आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे तो एक शेर मेरे जहन में गूंज रहा था कि देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना न पड़े। तो ये जो एक अपने माहौल के तई एक हसासियत है, एक एहसास है, मुझे लगता है मैंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट्स को देखा है जो बाहर से आते हैं, जिनका ये मादरी वतन नहीं है, जिनका ये मदरलैंड नहीं है, वो यहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं। लेकिन वो चीज़ें देखकर फिर मुझे ये एहसास होता है कि हम तो पोल्यूट ही कर रहे हैं, हम तो आलूदा ही कर रहे हैं। तो खैर ये एक अलग जहद की बात उठी। बात हमें एनआईटी के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की करनी है और इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को अगर हम कैटेगराइज करें तो कुछ एकेडमिक रिफॉर्म्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। अगर हम शुरुआत एकेडमिक रिफॉर्म्स से करें तो क्या मेजर एकेडमिक रिफॉर्म्स आपकी टेन्योर में? हाँ, मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे दो बड़ी दिक्कतें थी। एक तो ये था कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट टाइम पे नहीं निकलता था, उनकी आंसर बुक्स इवेल्युएट नहीं होती थी। दूसरा ये था कि एकेडमिक कैलेंडर बनता था तो फॉलो नहीं होता था। वैसे बनता ही नहीं था, बनता था तो फॉलो नहीं होता था। तो मैंने आते ही पहले इन दो दायरों पे मैंने काम किया। मैंने सबसे पहले एकेडमिक कैलेंडर बनवाया और ये सीनेट की मीटिंग में ही सबको बोला कि हम इसको स्ट्रिक्टली रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे हम लोग। दूसरा जो कदम मैंने उठाया वो मैंने सेंट्रल इवैल्यूएशन मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो कि मैं मानता हूं कि अगर एकेडमिक रिफॉर्म में जो कोई सबसे बड़ी बात अगर मैंने की है अदर देन फैकल्टी रिक्रूटमेंट या टेक्निकल स्टाफ रिक्रूटमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसका शुरू में थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी सीनेट की मीटिंग में था। लेकिन फिर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ जब तक हम टाइम पे सब चीजें नहीं करेंगे तब तक कंपनी प्लेसमेंट नहीं होगी, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगी। कैंपस प्लेसमेंट होता रहेगा। हाँ, 43% थी, उसको अगर आगे हमने बढ़ाना है, हमने नेशनल लेवल पे अपना कहीं पे हमने एक अपने आप को एस्टेब्लिश करना है जी। तो उसके लिए हमें ये कदम उठाने जरूरी हैं और मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन सब ने इसमें मेरा सहयोग किया। हमने सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया जिसमें कि 7 के साथ जैसे ही एग्जाम होता था उसी शाम से अगले दिन से उसकी पेपर्स की इवैल्यूएशन एक सेंट्रल प्लेस पे होती थी और 10 से 15 दिन के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को इवैल्यूएट करके उसका रिजल्ट हम लोग निकालते। इससे हमें ये फायदा हो गया कि हमारे जो स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना होता था या फिर जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए जाना होता था उनके लिए ये बहुत सहूलियत हो गई और इससे हमारी कैंपस प्लेसमेंट में बहुत फर्क पड़ा, जो कि 43% से आज मैं क्लेम कर सकता हूं कि ऑलमोस्ट 90% तक वो चली गई। ओके, तो खैर ये जो एकेडमिक रिफॉर्म्स हैं ये एक कंप्लेंट जो है, एक दिक्कत सभी आला तालीमी इदारों में है कि एग्जाम टाइम पे नहीं होता, फिर इवैल्यूएशन, फिर रिजल्ट्स नहीं टाइम पे होते। इससे ये होता है कि फिर आगे जो बच्चों को एग्जाम्स में जाना होता है या फिर प्लेसमेंट्स के लिए जाना होता है तो डिले हो जाते हैं और वो फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, एंथुजियाज्म की कमी हो जाती है। तो खैर और रिफॉर्म्स की बात करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, राकेश सहगल साहब से जो कि डायरेक्टर एनआईटी श्रीनगर हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकेंगे। वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां और प्रोग्राम का बाकी सिलसिला।
गटि मंज जन यी जुनगाश ऐसे रोजन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए UR ज्वेलर्स। UR ज्वेलर्स? हाँ ठीक है चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं UR ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तयाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। जी ख़वातीन और हज़रात, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग। JNK के शो की ज़ीनत बढ़ा रहे हैं डॉक्टर राकेश सहगल साहब, सरबराह है NIT श्रीनगर से। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचानी है। मैं दरख्वास्त करूंगी अमार से कि वो बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया नाज़मा। पहली सुर्खी जो है हम उर्दू रोजनामे से लेना चाहेंगे। खबर शाया हुई है G20 आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए तवानाई की फराहमी पर कोई पाबंदी न लगाए। वक्त का तकाजा है कि दुनिया में अमन, हम आहंगी और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका और इज्तिमाई अज़्म का मुजाहरा किया जाए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। जी उर्दू अखबार से ये खबर, मिशन यूथ की दूसरी गवर्निंग बॉडी मीटिंग, मुख्तलिफ स्कीमों और मंसूबों को दी गई है मंजूरी। एक अंग्रेजी रोजनामा है बॉटम स्प्रेड में वी द पीपल उन्वान के तहत ये खबर शाया हुई है। क्रिकेट बैट इंडस्ट्री हैज ह्यूज पोटेंशियल, सो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड सब्सटैंशियल इंसेंटिव्स टू यूनिट होल्डर्स टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर। जी मेरे पास और एक उर्दू रोजनामा से ये खबर, कौम की तामीर में कबाइल का अहम किरदार रहा है। तरक्की मुखालिफ और कुछ मफाद परस्त लोग रिजर्वेशन पर अफवाहें फैला रहे हैं। ये बात है LG सिन्हा की तरफ से। एक और खबर ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ही खबर शाया हुई है। 30,000 यूथ प्रोवाइडेड डायरेक्ट लाइवलीहुड मीन्स ड्यूरिंग 2021-2022 लेफ्टिनेंट गवर्नर। 10% रिजर्वेशन for children of poor families and of armed forces who died on duty। जी अंग्रेजी रोजनामे से इस खबर को हमने आप तक पहुंचाना है। PDD warns defaulters in Baramulla pay electricity bills और face a police case। जी हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के हवाले से खबर शाया हुई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में नुमाइश का इफ्तिताह किया। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कॉरपोरेशन के इश्तराक से नुमाइश का इनकाद।
जी, मेरे पास और एक उर्दू रोजनामा है, आखिरी रोजनामा, और इस रोजनामे से ये खबर, उर्दू सहाफत के 200 साल मनु हैदराबाद में सरोजा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। उर्दू सहाफत की हर इलाका और खित्ते तक रसाई के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। ये अखबार की सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई, और आज के हमारे मेहमान जो हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं डॉक्टर राकेश सहगल साहब से सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और सर, आप बात कर रहे थे एनआईटी में क्या कुछ इकदाम आपने उठाए, लेकिन नाज़मा इससे कबल ये जो गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग एजुकेशन का एक जो है सेगमेंट हमारे लिए क्यून किया हुआ है और ऊपर से कमांड आ रही है, उस सेगमेंट को चलाया जाए। नाज़मा, तुम पहले ये गुड मॉर्निंग एजुकेशन का सेगमेंट, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात हम करेंगे कि दुनिया में खुश सुकून की जिंदगी कौन गुजार सकता है, कौन आदमी है जो जिंदगी में चाहता, कौन नहीं। हर कोई चाहता कि मैं भी जिंदगी में सुकून हो। अब उस सुकून के लिए मैं चाहता हूं कि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक 76 साल से 76 ईयर से रिसर्च चल रहा है, जिन्होंने किया वो आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वहां के अपने उनको जो वहां से निकले हैं, वहां से 2 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका निकले, ऐसे नोबेल जिन प्राइज जिनको मिला, या उन्होंने देखा कुछ लोगों उनको रिसर्च किया उनके बारे में, उन्होंने देखा इनमें से सबसे ज्यादा खुश कौन है। और कोई साइंटिस्ट, कोई उन्होंने देखा वो जेल में पड़ा हुआ था हार्वर्ड से निकलने के बाद, कोई सजा काट रहा था, कोई बहुत अमीर बन गया था, एंटरप्रेन्योर बन गया था, लेकिन उन्होंने देखा इनमें सबसे ज्यादा खुश कौन है। सबसे ज्यादा खुश जो था, उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने सारे लोगों को देखा कि ये नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुश है सबसे ज्यादा, उन्होंने देखा वो आदमी सबसे ज्यादा खुश है जिसको रिश्ते बनाने आते हों, जिसके रिश्ते, जब उसकी बीवी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछा, या भाई बहनों से पूछा, या माँ बाप से पूछा, जो वो उसके बारे में बताते हैं, तो वो आदमी जिसके बारे में वो बहुत अच्छे तासुरात रखते हैं, या बच्चे उसके बारे में तासुरात अच्छे रखते हैं, तो वो वाला आदमी, शख्स बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। अब वो सुकून देखिए, हमारे पास जिंदगी में हमारे पास जो रिश्ते हैं, रिश्ते आप देखिए, अगर आप रिश्ते दें तो इट इज ए ग्लू। रिश्ते बनाएंगे तो हमारे पास कोई परेशानी आएगी तो दूसरे हमारे पास आ जाएंगे, तो परेशानियां कम हो जाएगी। तो रिश्ते बनाना, अब देखिए यही चीज रिश्ते बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि माँ बाप की खिदमत के लिए, माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, हमें अगर ये एहसास हो, चाहे हम बड़े हैं या छोटे हों, जब ये एक अल्लाह ताला की नेमत जो हमारे पास है ये हमसे छूट जाएगी तो तब इसकी कदर आ जाएगी। आप देख लीजिएगा हम बच्चे अपने माँ बाप के साथ कैसे, कई बच्चे मैंने जैसे ये बच्चा शाम को रात को घर आ जाता है, ऐसे अक्सर होता है, घर आके रात को खाना खाता है 12 बजे, बाप कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, कौन ये टाइम है घर आने का। इस पे थोड़ी सी बात पे, क्योंकि एडल्ट एज में है, थोड़ा नाराज होके चलो खाना वाना तोड़ के वहीं पे छोड़ के चला जाएगा और भागेगा, बाप को धक्का देके वो तोड़ के चला जाएगा। माँ पीछे पड़ती है, बेटा मत जाओ, बेटा इसका मतलब नहीं था, बाप आपको नहीं निकालना चाहता था घर से। बाप पे क्या बीतती है, उस बाप पे या उस माँ पे जो रात दिन आपके लिए, जब आप छोटे थे आपकी नैपीज बदलती थी माँ, रात को सोती नहीं थी, बाप आपके लिए क्या कुछ नहीं लाता था, जो आप चाहते थे वो आपके लिए प्रोवाइड करता था। क्या आज वो, फिर यही बंदा जब कहीं भाग के कहीं पे इसका एक्सीडेंट हो जाता है इस बच्चे का, अब देखिएगा बाप तो सूखा पेड़ हो जाता है, माँ रात को उसको देख देख के सोती नहीं है, लेकिन बच्चा फिर भी अपनी जिद में मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। माँ पाँव दबाती है उस बच्चे की, जिस बच्चे को पाँव को दबाने चाहिए थे माँ का, लेकिन ऊपर वाला देखता है। अगर दिल दुखाओगे माँ बाप का तो ऊपर वाले की लाठी की आवाज नहीं होती है, लेकिन बाप पे क्या बीतती है, माँ के क्या बीतती है, जो बच्चे से ज्यादा आप देखेंगे यही बाप, बुढ़ा बाप, अब देखिए इस एज में भी अपने बच्चे को चाहता है नहीं मुझे इसको चलाना है अपनी टांगों पे। आप देख लीजिएगा, ऐसे हमारे हर किसी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, उनमें ये होती है कि हमारा बच्चा कोई तकलीफ ना सहे, जितनी भी तकलीफें जिंदगी में आती हैं वो पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास आ जाए, हम वो पेरेंट्स, बच्चा बाप लगता है रात को बेटे के पास जाता है, उसको हौसला देता है, बेटा तुम चल पाओगे, जैसे छोटे तुम चले थे मैंने चलना सिखाया था, अब भी तुम चल पाओगे बेटा। ये बाप होता है, ये माँ होता है, इसकी कदर कीजिएगा। सारे आप देखिएगा आपके बच्चे आपको देख रहे होंगे, जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही सलूक वो आपके साथ करेंगे। जैसे बच्चा ठीक हो जाता है, ये माँ बाप की काविशों की वजह से, इनकी दुआओं की वजह से, इसको जाया मत कीजिए। वो फिर बच्चे में आ जाती है,
मगर वो जब हाथ से निकल गए होते हैं, फिर वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। इस चीज को कदर कीजिएगा, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के रिश्तों की कदर जानिएगा, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो आपको कभी आपका आंसू आ जाएंगे जो हाथ पहुंचते हैं, आपसे ज्यादा तकलीफ आपके माँ बाप को हो जाती है। तो ये रिश्ते बनाइएगा। जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, जब आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो वही करेंगे जो आपको देखेंगे करते हुए। सो मुझे उम्मीद है कि सबको अपने माँ बाप की तरफ देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करें। क्या मैं कहीं नाराज तो नहीं, कहीं ऊंची आवाज में बाप से बात तो नहीं करता। वो सिर्फ चाहता है आप मेरे पास आओ। आप दुनिया में सबसे ज्यादा जो चाहता है कि आप 24 घंटे जो आपको दे देता है विदाउट, माँ बाप है। उनकी कदर कीजिए, अपने रिश्तों की कदर कीजिए। और आज मुझे दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। बहुत खूबसूरत बातें डॉक्टर मरगूब साहब ने आज हमें बहुत अच्छी नसीहत दी। और ये बहुत सही बात है कि बच्चे वही करेंगे जो अपने बड़ों को देखेंगे करते हुए, और वही सीख वो हासिल करेंगे। खैर, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे आज के हमारे मेहमान से जो शो की जीनत बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर राकेश सहगल साहब, सरबराह है NIT श्रीनगर के। सर, हमने बात की कैंपस प्लेसमेंट की बात हो रही थी। आपने रिसेंटली बल्कि आपने काफी वक्त पहले कुछ MOUs साइन किए हुए हैं जो बाहर के NITs है। उससे क्या फर्क पड़ा? आपको लगा कि कुछ प्रोग्रेस हुई उसमें, जो कैंपस प्लेसमेंट है उसमें कुछ इजाफा हुआ? हाँ जी, हमने करीब 25-26 MOU साइन किए हैं, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट MOUs हैं जो हमने IIT दिल्ली, IIT जम्मू और IIT रोपड़ के साथ किए हैं। इन MOUs के तहत हमारे फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट्स जो 8.5 एंड अबव CGPA लाते हैं, उनको 1 साल IIT दिल्ली, IIT जम्मू या IIT रोपड़ में गुजारने का वक्त मिलता है। और उनके साथ हमारी क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी है। वो वहां पे 1 साल रह करके पढ़ते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा फीस दिए हुए। उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस फिर अच्छी रहती है तो उनको डायरेक्ट वहां पे PhD में एडमिशन मिलता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे MOUs IIT दिल्ली ने सिर्फ 3 NITs के साथ किए हैं, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने NIT श्रीनगर को भी इसमें शामिल किया। इसके अलावा एकेडमिक रिफॉर्म्स की अगर मैं और बात करूं तो क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ सिर्फ 83 फैकल्टी मेंबर्स थे अगेंस्ट 198 सैंक्शन पोजीशन। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो मैंने 2018, 2021 और 2022 में 3 दफा मैंने फैकल्टी रिक्रूटमेंट की है, और उसमें मैंने 107 नए फैकल्टी मेंबर्स को 17 डिफरेंट स्टेट से लाया है अदर देन J&K। तो अब हमारे पास फैकल्टी स्ट्रेंथ 176 हो गई है। अब वो डेफिसिट नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 डिपार्टमेंट्स, जैसे IT और कंप्यूटर में थोड़े लोग हमें कम मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में या तो जो भी मेरे बाद यहाँ डायरेक्टर आएंगे वो वॉइड भी फिल हो जाएगा। इसके अलावा हमने 114 और फैकल्टी की रिक्वायरमेंट हमने सेंटर को भेजी है, मिनिस्ट्री को भेजी है, जो कि नई स्टूडेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें और मिलने चाहिए। इसी तरह से 3 रिक्रूटमेंट मैंने नॉन टीचिंग में भी की है, जिसमें कि करीब 49 नए लोगों को हमने रिक्रूट किया है। उसमें से करीब 30-35 जो हैं वो J&K के ही हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से हमने कहीं ना कहीं यहाँ के जो यूथ हैं उनको भी एम्प्लॉय करने का हमने एक प्रयास किया है। और उसमें बहुत एक मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जो टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और स्टेनोग्राफर्स, इस तरह की सारी पोस्टों को जो खाली थी उनको हमने भरा है। उससे एक बहुत बड़ा हमें फायदा सिस्टम को पहुंचा है। इतने बड़े इदारे को चलाने के लिए स्टाफ स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए होती है। और हमने ये भी सुना, क्योंकि ये बहुत तेजी से तब्दील होने वाली दुनिया है इस वक्त, नए नए कोर्सेज को इंक्लूड करने की एक जरूरत जो है हर मरहले पे दरकार होती है। तो ये जो नए कुछ कोर्सेज आपने इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी टेन्योर में, उनकी जरा तफसील। हाँ जी, हमने 5 नए PG प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें से कि एक MBA है और एक MTech इन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मैनेजमेंट के ऊपर हमने एक बड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स 2 साल पहले शुरू किया है, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन में स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। इसके अलावा हमने MTech थर्मल इंजीनियरिंग और MTech पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
और MSc केमिस्ट्री को भी हमने यहाँ पे शुरू किया है। और इसके लिए मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेरे जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब करने में हमें मदद की है। बिल्कुल सही। और मेरा ये तजुर्बा है, जब क्योंकि मेरा NIT आना जाना रहता है, बचपन भी वही गुजारा है, NIT की एक शक्ल बचपन में देखी है और इन सालों में देखा। पहले लगा कि यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है, हर जगह वो बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, ग्राउंड में भी कुछ बनाया जा रहा है, तमाम तरफ से कंस्ट्रक्शन। तो मैं जरा पहले डिसअपॉइंट हो गया कि ये क्या हो गया, ये हर जगह मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बन रहा है, कहीं ये भी वो कॉन्क्रीट जंगल ना बन जाए। लेकिन असल में पता नहीं होता कि इवेंचुअली क्या शेप लेगा ये, इसकी फेस लिफ्टिंग और इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्टेप्स उठाने बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं वहाँ पे, और जिन चेंजेस का इफ्तिताह अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी किया, तो उनके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन एक आखिरी वक्फे के, छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, आप जैसे कि जानते हैं शो आने वाला है हमारा। अब JNK आ रहा है DD कशिर पर। जम्मू कश्मीर के उभरते कलाकारों के लिए मौसीकी के आसमान को छूने का एहतिमाम। उम्र की हद 14 साल से 40 साल तक। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से हासिल किए जा सकते हैं। ऑडिशन के लिए हो जाइए तैयार, बनिए JNK का सिंगिंग स्टार। बहुत खूब। अगर आपको भी अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है अपनी किस्मत आजमाने का, और फॉर्म जल्दी से भरिएगा। और अगर मॉर्निंग शो की बात करें, ये चंद अमार ज़रूरियत गसन ये आसिन वारिया तेज के असल के बल्कि गसन कान तेज आसिन। मेरा एक कान आज नहीं चल रहा, EP में कुछ मसला है, इसलिए जरा वक्फा लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए माजरत खा। अच्छा, हम बात कर रहे थे सर से, कुछ नया बन रहा है, बिलखसूस नॉन लोकल्स काफी है कश्मीर में, आपके बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज है, हॉस्टल फैसिलिटीज, क्या कुछ नया है? इस समय अगर हम देखें तो हमारे पास करीब 4200 स्टूडेंट्स हैं, 4200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से करीब 2100 स्टूडेंट्स बाहर के हैं। इस समय जब ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था 1960 में, तो इनटेक 240 थी। आज इसकी UG की ही इनटेक 900 है। और इस साल जो अभी तक 860 बच्चों ने यहाँ पे दाखिला डिफरेंट ब्रांचेस में लिया है। इतने सारे बच्चों को एंगेज रखने के लिए और उनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन में खेल सुविधाओं की, बाकी टेक्निकल इवेंट्स के लिए सुविधाओं की, इन सब की बहुत जरूरत होती है। तो मैं जब आया तो हमने एक PMDP प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के तहत हमें 14 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था स्टूडेंट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। तो हमने अभी आपने जैसे देखा होगा शनिवार को हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने उनका उद्घाटन किया है, जिसके तहत हमने 400 मीटर दौड़ के लिए हमने सिंथेटिक ट्रैक्स बनाए हैं, एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया है, एक क्रिकेट फील्ड बनाई है। इसके अलावा 6 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं और 2 टेबल टेनिस 2 लॉन टेनिस के कोर्ट्स हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत वो चीजें अब बन गई हैं, जिसका स्टूडेंट्स यूज करके वो अपने आप को होलिस्टिकली वो अपने आप को डेवलप करेंगे। इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम भी हमने एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये थी कि यहाँ पे बाहर रहना बहुत कॉस्टली है। अगर हम देखें तो हम लोगों को अपने फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए समय समय पर कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल हमें करनी पड़ती हैं। उसके लिए जगह चाहिए थी। हमारा जो पहले जो गेस्ट हाउस था वो बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ 6 सेट थे। नो डाउट वो बहुत खूबसूरत है, डल के किनारे है, बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन है पूरा डल। हाँ, लेकिन हमें एक बड़े गेस्ट हाउस की जरूरत थी। तो उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान ग्रांट के तहत हमें कुछ पैसा सैंक्शन किया और 18 करोड़ की लगभग लागत से हमने 38 कमरों का एक नया गेस्ट हाउस बनाया है, जिसका माननीय उपराज्यपाल जी ने शनिवार को उसका भी उद्घाटन किया है। मुझे लगता है ये सब चीजें आने से एक हमारी एजुकेशन का, सिर्फ एजुकेशन का ही नहीं, एक उनकी स्किल डेवलपमेंट का, एक टेक्निकल ग्रोथ का, प्रोफेशनल ग्रोथ का
एक दायरा बढ़ेगा और इससे वो हमारा, देखिए हमारा काम जो है वो स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोफेशनली डेवलप करना नहीं है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो होलिस्टिक ग्रोथ की आपने बात की, ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, लोग समझते हैं शायद हम प्रोफेशनल कोर्स कोई कर लेंगे, आप अगर अच्छे इंजीनियर बन भी जाते हैं लेकिन आपको बहरहाल अपने माशरे की खिदमत करनी है, अपने लोगों की खिदमत करनी है। आप जिस डिपार्टमेंट में फिर कल को कोई पोजीशन लेंगे, कोई पोजीशन संभालेंगे, अगर आप काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो गोया कि एक सोसाइटल ओरिएंटेशन, एक कम्युनिटी कनेक्ट, एक बच्चों में रुझान अपने माशरे के तय, ये बहुत जरूरी है। तो इस चीज को उन बच्चों में उजागर करना और उनमें इन्फ्यूज, इनकॉर्पोरेट करना, इसके लिए क्या इकदाम? हाँ जी, 2018 में हमारी जो मौजूदा सरकार है सेंटर में, उन्होंने 2015 में एक स्कीम शुरू की थी, उन्नत भारत अभियान, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग उनको अपने आसपास की कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए उनको गांव में जाना चाहिए, गांव को अडॉप्ट करना चाहिए, उनके स्कूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनको ड्रग्स के खिलाफ उनको एनवायरमेंटल जागरूकता लाने के लिए उनको बताना चाहिए। उसके तहत उन्होंने एनआईटी श्रीनगर को एक रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट के तहत उन्होंने चुना। ये कार्यक्रम यूबीए जो है वो आईआईटी दिल्ली से संचालित होता है, तो उन्होंने हमें इस लायक समझा और इसके तहत अभी हमने यहाँ 35 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस को हमने वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक कॉलेज ने 5-5 गांवों को अडॉप्ट किया है। हमने खुद भी 5 गांवों को अडॉप्ट किया है, जिसके तहत वहां के स्कूल्स में हमने कंप्यूटर लैब्स डेवलप की हैं। अच्छा। वहां पे हमने सिलाई सेंटर 1-2 जगह खोले हैं। वहां लोगों को पीने के साफ पानी के लिए हमने जागरूक किया है कि उनके जो वाटर जो सोर्सेज हैं उनको खराब ना किया जाए। ये कौन से गांव है आप बता सकते हैं? ये 2-3 गांव, एक तो शायद कुलगांव है मुझे लगता है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं, कुछ साउथ में है, कुछ नॉर्थ में है। मेरे एक सहयोगी हैं प्रोफेसर एमएफ वानी, वो पिछली बार एक बार यहाँ प्रोग्राम में मेरे साथ आए भी थे, तो वो उसके कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमने कुछ दूर के गांवों को हमने अडॉप्ट किया और वहां के बच्चों को हमने, इसके अलावा कश्मीर घाटी के बच्चों को साइंस एजुकेशन के प्रति जागरूक करने के लिए, ये शायद मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, हमने 10 इंस्पायर के प्रोग्राम किए हैं। उसके तहत हमने 2500 बच्चों को डिफरेंट स्कूल से ला करके, 11वीं 12वीं के बच्चों को ला करके साइंस एजुकेशन के बारे में हमने बताया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही एक प्रोफेशन नहीं है। इसके अलावा टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, बेसिक साइंस एजुकेशन, अप्लाइड साइंस एजुकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में एक हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए। सही बात। अगर सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे, सभी लोग इंजीनियर बन जाएंगे, तो बाकी के काम कौन देखेगा? सभी तो इसलिए ये सोसाइटी तभी चलती है जब इसमें डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर सोसाइटी का। बहुत खूब। अच्छा, ये जो है टू वे प्रोसेस है, आपने कोई काम किया, बच्चों को वो काम पसंद आया, कुछ बच्चों की कुछ शिकायतें होती है, आपके टर्नर में हमने ये देखा कि आपने जितनी भी RTIs है वो क्लियर कर दिए, जो भी ग्रीवियंसेस है लोगों के वो आप क्लियर करके जा रहे हैं। उस हवाले से बताएं कि क्या कुछ इकदाम उठाए, कितना मुतहरिक रहना पड़ा आपके साथ? मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम अपने प्रोसेस को, अपने काम को ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा होता है। हमारा 2 बार ट्रांसपेरेंसी ऑडिट हुआ है। इससे पिछले साल जो ट्रांसपेरेंसी ऑडिट हुआ था उसमें हमें 97.6% हम लोगों को मिले थे। इस बार के ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में हमें 99.29% मिले हैं। ये ट्रांसपेरेंसी ऑडिट एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई हमारे से कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, क्या हम वो इंफॉर्मेशन उसको टाइम पे देते हैं? जो रिक्रूटमेंट हम करते हैं या जो सिलेक्शंस हम करते हैं PhD में, MTech में, क्या वो हम ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं? जिसका जो हक है उसको वो देते हैं? ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे ऑफिस में बाहर कोई रेड और ग्रीन लाइट नहीं लगी हुई है, ये मैं सभी को भी बोलता हूं। मैं जब भी ऑफिस में होता हूं, मेरे अपने कोलीग्स, फैकल्टी है, नॉन फैकल्टी है या कोई स्टूडेंट्स हैं, उनकी कोई अगर शिकायतें हैं तो वो लेकर के मेरे पास आ सकते हैं। मैं खुद भी
बीच बीच, क्योंकि मैं कैंपस में ही रहता हूं, तो मैं किसी भी दिन शाम को या सुबह जो है वो हॉस्टल में चला जाता हूं, उनकी मेस में जाके देखता हूं कि उनको किस तरीके से, उनकी कोई ग्रीवेंस तो नहीं है, क्योंकि करीब 3000 स्टूडेंट्स कैंपस में रहते हैं। तो उन सब को देखिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, हम परफेक्ट तो किसी चीज में नहीं हो सकते, तो हमने कोशिश की है और इसमें हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग मिला है। मैं खासकर एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ हमारे मसले थे, जैसे एक सेपरेट पावर लाइन का मसला था, उसको उन्होंने सॉल्व किया, हमारा कुछ ड्रेनेज का इशू था, उसको उन्होंने उसको रिजॉल्व करवाया। उन्होंने हमारे को एक एडिशनल फ्लोर, हम एक 1000 कैपेसिटी का मेगा बॉयज हॉस्टल बना रहे हैं, उसमें हमें इनिशियली एलसीएमए ने हमें सिर्फ 4 फ्लोर की इजाजत दी थी, लेकिन उसमें अगर एक फ्लोर ऐड करने से 300-350 स्टूडेंट्स के लिए और जगह बनती थी। तो हमने जब एलजी साहब को अप्रोच किया तो उनकी इंटरवेंशन से हमें वो परमिशन भी अब हमें मिल गई है। और आई बियर विटनेस टू दिस, जो आपने कहा कि आप ये सबसे मिलते हैं, आपके ऑफिस में कोई लाल बत्ती ग्रीन बत्ती नहीं है। मैं भी जब एक बार आपसे मिलने के लिए गया तो आप लंच कर रहे थे अपने क्वार्टर्स में, तो सर ने मुझे वहीं पे बुलाया, कुछ अहम बात करनी थी एनआईटी के हवाले से ही, तो वहां पे गया मैं। फिर वहां एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है, आप कितने एक्सेसिबल हो, आप लोगों को वो बहुत जरूरी है। उससे एक लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। आप भले ही किसी की समस्या को आप शायद ना सुलझा पाओ, लेकिन एक जब आप उससे बात करते हो, एक लिसनिंग एयर प्रोवाइड करें, उससे उसको एक तसल्ली मिलती है और उससे अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं हमारे कथा कराने के लिए। माजरत, रिसेंटली हमने देखा है एनआईटी का एक पीएचडी स्कॉलर जिन्हें एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर, इंटर्नशिप ऑफर की गई तालिबान से, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, बहुत मुबारकबाद। और ये भी कि जब आप खुद को एक्सेसिबल बनाते हैं, यहाँ के मिजाज में ही है, अगर कोई बात ना सुने तो हमें लगता है कि वो एरोगेंट है, रूड है, लेकिन जब आपकी पोजीशन पे कोई फाइज हो, आप जैसी शख्सियत फाइज हो, और फिर आपने खुद को एक्सेसिबल रखा हो, तो इससे बहुत सारी मुश्किलात का हल निकल जाता है। दूसरा ये कि सारी डेवलपमेंटल कामों के बारे में हमने बात की, लेकिन इन कामों को अंजाम देने में, पाए तकमील तक पहुंचाने में बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस भी रहे होंगे। ये इजी नहीं है, कोई भी काम करना। आज तो हम देख रहे हैं ऑन पेपर सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, वो भी बन गया, टर्फ भी बन गया। सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे मुश्किल डेवलपमेंट चैलेंजेस क्या अमार की बात में जरा इजाफा करना चाहूंगी। ऑलरेडी बहुत से चैलेंज है, प्लस कोविड ने बहुत बड़ा चैलेंज जो है हम पे डाल दिया था, उस दौरान क्या मामला रहा? एक्चुअली एग्जीक्यूशन, हम एक प्रोजेक्ट को पहले कंसीव करते हैं, उसके लिए फंड्स जनरेट करते हैं, फंड्स लाते हैं उसके लिए, या मिनिस्ट्री से लाते हैं या लोन लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मेगा हॉस्टल हम बना रहे हैं उसके लिए हमने 85 करोड़ का हेफा से लोन लिया हुआ है, दैट इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। उनसे हमने 85 करोड़ का लोन लिया हुआ है, जो हमें 10 साल में चुकाना है, जिसका इंटरेस्ट मिनिस्ट्री देगी, लेकिन मूल उसका हमें, प्रिंसिपल अमाउंट हमें उसका पे करना है। तो एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा है कि 60 लाख के ऊपर के जो भी काम हैं वो हम लोग सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू कराते हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी वालों के साथ गुफ्तगू करके, उनसे टर्म सेट करके, उनसे बात करके, उनको टाइम टू टाइम क्वालिटी चेक करके, क्योंकि क्वालिटी, ये काम दे करके उसकी क्वालिटी इंश्योर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी, उसके लिए हमारे यहाँ जैसे डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, हमारे पास अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, तो उसकी एक टीम है जो कि जाकर के हम लोग, मैं खुद भी साइट, क्योंकि एक ये छोटा कैंपस है, 67 एकड़ का कैंपस है, तो मैं खुद भी सुबह शाम जब मैं घूमता हूं तो मैं प्रोग्रेस को मॉनिटर करता हूं, और उसके लिए मैंने ऐसा किया हुआ कि मंथली एटलीस्ट एक बार मैं सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करता हूं, और जो उसकी फिजिकल प्रोग्रेस है, जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर करते हैं। लास्ट में, शॉर्ट में हमें परसेंटेज बताइएगा, अपने काम से अभी तक कितने मुतमईन हैं शॉर्ट में? देखिए, मुझे पूरा इत्मीनान है, मैं 99% अपने काम से मैं खुश हूँ। और हम आगाज में ही कह रहे थे कि जिसके जहन में इरादा हो, मंसूबा हो, प्लान हो और इच्छा हो कुछ करने की, वो कामयाब होता है। और ये जो कंट्रीब्यूशन आपका है एनआईटी श्रीनगर में, ये इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं। अब इस टेन्योर के बाद अब मैंने एक रास्ता बना दिया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे बाद जो भी यहाँ पे डायरेक्टर आएंगे, इसी रास्ते को आगे लेकर के इस इंस्टीट्यूशन को बहुत और आगे लेकर के जाएंगे। आपको पता ही है कि हमारे
हमारी रैंकिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। 2019 में 239 थी और अब ये 66 पे आ गई है। और बात करते लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड मॉर्निंग JNK के दर्शकों को एक बार मेरा बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे और नाज़िमा को प्रोग्राम रैप अप करने की इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, किसी नए मेहमान से मुलाकात करेंगे, किसी नए मौजू पे बात होगी। तब तक आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।